हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एसएफडी बीएमडी शेप्स बनाते हैं हम स्ट्रक्चरल फ्रेम्स की। बेसिकली फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं। यहाँ पर हम बात ये नहीं करेंगे कि क्या वैल्यूज आएंगी उसकी, हम बात करेंगे शेप्स की कि क्या शेप्स बनेंगी, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे क्या क्या शेप्स बनेंगी। तो जनरली हम बीम्स की एनालिसिस करना सीख जाते हैं एसएफडी बीएमडी की, लेकिन जब बात आती है फ्रेम्स की तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा गिर जाता है। और वो गिरता इसलिए है क्योंकि हम कुछ जो हमारे रूल्स होते हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं करते। इस वीडियो में हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे और एनालाइज करेंगे स्ट्रक्चरल फ्रेम्स की विद एग्जांपल्स। तो आप इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना, तभी आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम रूल्स को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये क्लियर नहीं होंगे ना, हम फ्रेम्स एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। तो रूल्स बिफोर स्टार्टिंग, हमारा सबसे पहला रूल है कि रिजिड जॉइंट मेंटेन्स अ 90 डिग्री एंगल। तो अगर क्योंकि फ्रेम में जनरली क्या होगा, ये एक कॉलम होगा और ये लेट्स से हमारा एक कोई नेक्स्ट मेंबर होगा, गर्डर या बीम। तो इसके बीच में ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री है। अब जब ये लोड अप्लाई होगा इस पर, तो उसके बाद भी जो इसकी डिफ्लेक्शन शेप बनेगी, तब भी ये एंगल यहाँ पर 90 होगा। यानी कि डिफ्लेक्शन के बाद भी जो ये जॉइंट होगा, ये हम अपना एंगल मेंटेन करके रखेगा। हम बोल सकते हैं कि ऑल मेंबर्स रिमेन कनेक्टेड, यानी कि रिजिड जॉइंट रिजिड ही रहेगा, यानी कि उसका जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। अब रूल नंबर 2, फिक्स्ड सपोर्ट हैज जीरो रोटेशन। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जैसे ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, तो इस पर जो मेंबर कनेक्ट होगा और जब हम लोडिंग लगाएंगे तो ये मेंबर डिफ्लेक्ट होगा। अब ये जो डिफ्लेक्ट होगा और ये जो सपोर्ट कंडीशन है, यहां पर उसकी कोई स्लोप नहीं आएगी। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये हिंज जॉइंट होता है, तो जब ये मेंबर पर हम लोड लगाते हैं तो यहाँ पर ये स्लोप आ जाती है, ये थीटा यहाँ पर इनिशिएट हो जाता है। लेकिन ये थीटा फिक्स सपोर्ट में नहीं रहेगा। अगर हमारा फिक्स सपोर्ट है, जैसे कैंटिलीवर पर लोड लगाते हैं, तो यहाँ पर कोई स्लोप नहीं बनेगी, थोड़ा आगे जाके ऐसे होगा। तो वही कहने की बात है कि यहाँ पर उसकी जो रोटेशन होगी वो जीरो होगी। और दूसरा ये था कि जो रिजिड जॉइंट है वो रिजिड ही रहेगा, यानी कि अगर यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा। तो अभी तक हमने दो रूल्स देख लिए हैं। अब थर्ड रूल है कि बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट इंटरनल पिन। अब ये जैसे ये एक इंटरनल पिन है, तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, जीरो। तो इधर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमारा जीरो होता है। तो ये थे हमारे तीन रूल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्सेस की, कि फोर्सेस कब पॉजिटिव होंगी, किस सेंस में पॉजिटिव होंगी। सो अगर हमारी शेयर है, अगर शेयर हमारा कपल शेयर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप कह सकते हो ये आपने कोई सेक्शन काटा है, इसके ये लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो मतलब लेफ्ट साइड अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, राइट साइड अगर हमारा अपवर्ड फोर्स है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर ये डायरेक्शन है कुछ ऐसे, टेंशन आ रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है लेफ्ट साइड तो वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। तो हम अपनी साइन कन्वेंशन को हमने कुछ इस हिसाब से रखा है। ये फ्रेम्स में काफी इजी होता है अगर हम इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। क्या है, अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव है। अगर मेंबर से अवे फोर्स जा रहा है तो वो पॉजिटिव है। और अगर शियर हमारा एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है तो वो पॉजिटिव है। तो ये तो हमारे फोर्सेस की साइन कन्वेंशन हो गई। अब हम थोड़ा फ्रेम्स की देखते हैं कि फ्रेम्स का किस एरिया में हमें डायग्राम बनाना है कि वो पॉजिटिव बनेगा और किस एरिया में वो नेगेटिव बनेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। अब सोचो ये हमारा कोई फ्रेम है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक तो ये अंदर वाला रीजन और एक आपको दिखेगा ये बाहर वाला रीजन, और हमें बनाना होता है अपना डायग्राम। अब हम कंसिडर करते हैं कि जो अंदर वाला रीजन है ये बेसिकली क्या है, हमारा सैगिंग रीजन है, और इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और जो बाहर वाला रीजन है वो लेट से हमारा क्या है, नेगेटिव रीजन है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे होगिंग रीजन। मतलब अगर इस मेंबर पर नेगेटिव आएगा तो हम वो बाहर बनाएंगे, और अगर इस मेंबर पर सैगिंग आ रहा होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड यानी कि अंदर बनाएंगे। तो डायग्राम हमारे कुछ ऐसे बनेंगे। तो ये हमारा क्या है, होगिंग रीजन।
तो ये थी हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। ऐसे ही हम एसएफडी का देखते हैं। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम की। तो ये हमारा कोई फ्रेम है ऐसे। अब इसमें दो रीजन है, एक तो अंदर वाला रीजन और एक बाहर वाला रीजन। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो बाहर वाला रीजन है ना उसको पॉजिटिव मानते हैं, और वो पॉजिटिव किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब ये कैसे, लेट से ये हमारा एक मेंबर है और इस पर सोचो एंटी क्लॉकवाइज शियर जनरेट हुआ। अब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज शियर जनरेट हुआ, यानी कि इसको कंसीडर करेंगे हम पॉजिटिव साइड में। तो पॉजिटिव साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज शियर के लिए। तो यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव। और अगर सोचो इस केस में हमारा कोई क्लॉकवाइज शियर जनरेट हुआ होता तो उसको हम कंसीडर करेंगे अंदर वाली साइड, यानी कि नेगेटिव। ये कैसा है हमारा, क्लॉकवाइज शियर। तो ये थी हमारी साइन कन्वेंशन। अब बेंडिंग मोमेंट में देख लो, अगर सैगिंग है तो अंदर वाली साइड डायग्राम बनाना है, फोगिंग है तो बाहर वाली साइड बनाना है। शियर फोर्स डायग्राम में क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज शियर जनरेट हो रहा है तो बाहर वाली साइड, क्लॉकवाइज शियर जनरेट हो रहा है तो अंदर वाली साइड। और हमने तीन रूल्स पढ़े। पहला रूल कि रिजिड जॉइंट 90 डिग्री एंगल मेंटेन करेगा। दूसरा कि फिक्स सपोर्ट पर जीरो रोटेशन, यानी कि कोई स्लोप नहीं होगी वहां पर। और तीसरा, बेंडिंग मोमेंट अगर कोई इंटरनल हिंज आता है तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे ये चीजें अप्लाई होंगी। तो ये है हमारा एप्लीकेशन पार्ट। अब ये है हमारा पहला एप्लीकेशन जिसमें हम एक लेटरल लोड लगा रहे हैं। अब यहां पर ये जैसे ही हम देखेंगे हम कुछ चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे मुझे क्या क्या दिख रहा है, लेटरल लोड लगा हुआ है, सपोर्ट रिएक्शंस दोनों फिक्स्ड हैं और एक इंटरनल हिंज है। अब सबसे पहला काम एसएफडी बीएमडी में होता है कि डिफ्लेक्टेड शेप बनाना। अब आप कहोगे कि डिफ्लेक्टेड शेप में कैसे बना पाऊंगा, मेरे लिए वो भी टफ है। तो उसके लिए भी हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं। वो क्या चीजें हैं, वो वही चीजें हैं जो हमने बीम्स में देखा था। बीम्स की डिफ्लेक्टेड शेप से ही हम यहाँ पर फ्रेम की डिफ्लेक्टेड शेप बनाएंगे। अब हमने रूल बुक में देखा अपनी कि अगर फिक्स सपोर्ट है तो वो कोई रोटेशन शो नहीं करेगा। तो आप अगर लेटरल लोड लगा रहे हो तो आप ये समझ पाओगे कि ये यार बेंड तो होगा और ये भी बेंड होगा। तो आप इतना तो समझ ही पा रहे हो विजुअलाइजेशन से कि कुछ ऐसे बेंड तो होगा। लेकिन ये अभी सही नहीं है, इसको हम करेक्ट करेंगे। ये हमारी पहली मेमोरी में फीड हुआ डेटा कि ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। बस अब इसमें थोड़ा सा हम इंजीनियरिंग फैक्ट्स डालते जाएंगे और रिफ्लेक्टेड शेप बनाएंगे। अब मुझे दूसरा पॉइंट ये पता है कि यहां पर मेरी रोटेशन ऐसे नहीं होगी, यहां पर एंगल नहीं बनेगा। ये एंगल यहां जीरो होगा तो इधर भी ये एंगल जीरो होगा। अब यहां से उठेगा, शेप उठेगी। अब ये ऐसे उठेगी और इधर से भी ये ऐसे उठेगी। मैं अब इतना ही समझ पाया। अब नेक्स्ट है कि ये वाली बीम, इसका क्या होगा, क्या ये स्ट्रेट ही रहेगी? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी अपना। तो अगर ये डिफ्लेक्शन शो करेगी तो यानी कि ये चीज ऐसे तो बनेगी नहीं, इसमें कुछ चेंज आएगा। और वो चेंज क्या है? अब आप खुद कहोगे कि यार ये कैसे कह रहे हो आप, क्योंकि अगर आपने लेटरल लोड लगाया है तो उसकी वजह से एक मोमेंट बनेगा और मोमेंट की वजह से सपोर्ट रिएक्शंस पे कपल जनरेट होगा। अगर कपल जनरेट होगा तो यहां पर कुछ ना कुछ फोर्स आएगी। अगर इधर फोर्स आ रही है यानी कि इस मेंबर में कुछ ना कुछ ट्रांसफर्स फोर्स आएगी। अगर यहाँ ट्रांसफर्स फोर्स आ रही है यानी कि यहां पर बेंडिंग होगी। तो मेरी इतनी विजुअलाइजेशन से मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी मुझे कुछ ना कुछ बेंडिंग दिखेगी। अब कैसी दिखेगी पता नहीं, बट कुछ बेंडिंग दिखेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये डायग्राम करेक्ट है? तो इसको भी अभी हमें थोड़ा और करेक्ट करना है। जॉइंट का एंगल है उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बेसिकली हमें यहां पर जॉइंट का एंगल देखना है। अब वो कैसे देखें? तो मैंने बोला था कि रिजिड वाला रिजिड ही रहेगा, यानी कि अगर वो यहां 90 था तो डिफ्लेक्शन के बाद भी वो 90 ही रहेगा, ये 90 ही रहेगा। तो अब यहां देखो ये रिजिड जॉइंट है बट ये रिजिड जॉइंट नहीं है। तो यहां पर जो हमारा डायग्राम बनेगा उसका एंगल 90 रहना चाहिए और यहां एंगल 90 नहीं रहेगा, यहां थोड़ा कुछ ना कुछ एंगल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरनल हिंज है और ये हिंज है तो यहां स्लोप रहेगी। तो इन चीजों को हम अब कंबाइन कर सकते हैं और इसकी रिफ्लेक्टेड शेप बना सकते हैं। तो मैं फाइनल आपको शेप बता देता हूं। तो ये बनी इसकी डिफ्लेक्टेड शेप। अब यहां पर क्या है, यहां पर 90 डिग्री एंगल है
पर इधर कुछ एंगल है, ये 90 डिग्री नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल था ना, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर डबल कर्वेचर आया। अब ये डबल कर्वेचर क्या है, तो वो बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे भी 90 बनना था, यहाँ पे भी 90 बनना था, और जब इसको डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये बेसिकली ये ऐसे कर्वेचर ले लेगा, एक कर्वेचर ये और एक कर्वेचर ये, क्योंकि ये इसके 90 के लिए और ये इसके 90 के लिए, दो 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं एंड्स पर, तो इसलिए डबल कर्वेचर आ गया। और यहाँ पर हमारा एक ही कर्वेचर रहा, क्योंकि ये 90 था बट ये 90 नहीं है, ये एंगुलर है, तो यहाँ पर एक ही हमारा कर्वेचर बनेगा। तो ये मुझे थोड़ा यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर कैसे दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ये 90 है और इसके बाद सीधा एक ऐसे स्लोप दिखाऊंगा, और ये अब एंगल है। तो ये मेरा करेक्ट डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम हुआ। अगर आपको फ्रेम्स की एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले डिफ्लेक्टेड शेप आपको समझ में आनी चाहिए। सो अब बनाते हैं हम BMD। अब ये BMD कैसे बनेगा, देखो डिफ्लेक्टेड शेप से ही पूरा BMD बन जाता है, ये हमारा पहला तरीका है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें जो डिफ्लेक्टेड शेप बनी ना उसका कर्वेचर देखना है। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ डबल कर्वेचर है या सिंगल कर्वेचर है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें देखें तो यहाँ पर टेंशन बाहर की साइड है, यहाँ पर टेंशन अंदर की साइड है। टेंशन कैसे है, अब देखो ये स्ट्रेट बीम है, अब मैं इस पर अगर लोड लगा दूंगा तो ये हमारी ऐसे सैग कर जाएगी। अब सैग कर जाएगी तो टेंशन बाहर आई, अब टेंशन बाहर आई मतलब सैगिंग का केस है, सैगिंग का केस है, यानी कि वो क्या है हमारा अंदर बनेगा डायग्राम। अब ऐसे यहाँ पर अब टेंशन अंदर है और यहाँ पर भी आप देखोगे तो टेंशन अंदर है, तो टेंशन अंदर है यानी कि सैगिंग अंदर है, यानी कि जो डायग्राम बनेगा वो अंदर की साइड बनेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब पहले अगर मैं यहाँ पर बेसिकली 3 मेंबर है, तो सबसे पहले मैं इस मेंबर को कंसीडर करता हूँ, जो मेरा ये मेंबर है इसको कंसीडर करता हूँ। तो ये तो सिंपल है, यही वाला केस है सेम। तो अब यहाँ देखें अगर हम, ये है हमारा हिंज और यहाँ है हमारा रिजिड जॉइंट, ये क्या है हमारा रिजिड और ये क्या है हमारा हिंज। हिंज पर मोमेंट हो गया 0, तो यहाँ 0 और यहाँ होगा मैक्सिमम। तो ये हमारा डायग्राम बना कुछ ऐसा। ये अंदर की साइड क्यों बनाया, क्योंकि टेंशन क्या है हमारी अंदर की साइड है। अब आ जाओ इधर, जैसे जहां जहां टेंशन होगी वहां वहां हम डायग्राम बनाते जाएंगे। इधर टेंशन अंदर है, इधर टेंशन बाहर है, तो मतलब एक वैल्यू अंदर होगी एक वैल्यू बाहर होगी। ये वाली अंदर क्योंकि टेंशन अंदर थी, ये वाली बाहर क्योंकि टेंशन बाहर थी। और ये क्योंकि डबल कर्वेचर है तो यानी कि प्लस माइनस होगा, तो वो हमें यहाँ दिख भी रहा है। ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बना क्योंकि 2 कर्वेचर है, और इधर हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो इस मेंबर का हमने BMD कुछ ऐसे बनाया। अब सबसे इंटरेस्टिंग आता है हमारा मेंबर 3, जो कि हमारा मेंबर है ये वाला। अब इसको देखो, अब इसमें ये है तो सिंपल, टेंशन क्या है हमारी अंदर की साइड है, यानी कि सैगिंग हुई, सैगिंग यानी कि अंदर की साइड डायग्राम बनेगा। अब देखो इधर तो बेंडिंग मोमेंट 0 है, क्योंकि ये तो हिंज है और ये हमारा फिक्स है, यानी कि मोमेंट सारा यहाँ होगा, यहाँ 0 होगा। और एक कर्वेचर है तो कोई भी ऐसे प्लस माइनस नहीं आएगा। तो ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बना। इसको थोड़ा छोटा करके दिखाएं तो ये डायग्राम कुछ हमारा ऐसे बना, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने काफी इजीली BMD की शेप बना दी। अब मैं बोल सकता हूँ ये जो पॉइंट है मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और ये हमें यहाँ डिफ्लेक्टेड शेप में भी ये पॉइंट दिखेगा। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम चलते हैं SFD पर। अब SFD को देखो जरा, अब उसमें क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप की हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं ये डिफ्लेक्टेड शेप को ना डिलीट करता हूं। अब वहां क्या चीज जरूरत है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब SFD बनाना है तो हमें सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अब यहां पर फोर्स लग रही है कुछ, लेट से ये फोर्स कुछ हमारी ऐसे लगी हुई है, P फोर्स लगी हुई है। अब सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए दो हमारे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी। अब हो क्या रहा है, ये एक पुश मोमेंट दे रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट कपल एक्ट करेगा, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए एक हमारा ऐसे कुछ कपल भी लगेगा। और क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट भी है, अगर हिंज होता तो इतना ही काम चल जाता हमारा, लेकिन क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट भी है तो मोमेंट भी ऐड होगा। अब ये इस मेंबर को देखें तो ये ऐसे घुमाएगा, यानी कि मोमेंट इसका ऐड होगा कुछ ऐसे। और ऐसे ही इसमें भी हम कर सकते हैं, सेम ही प्रोसीजर होगा, ऐसे घुमाएगा। तो ये जस्ट एक बेसिक इक्विलिब्रियम से हमने ये देख लिया कि सपोर्ट रिएक्शन कैसे एक्ट करेंगे।
और इतना इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत होता है एसएफडी बनाने के लिए। देखिए कैसे बनेगा। अब क्या करें, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ फोकस करना। अब अगर इधर की बात करूं, मैं इस मेंबर की बात करूं, तो यहां पर आप जस्ट कपल देखो कैसे एक्ट कर रहा है। हमने बात करी थी हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज हमारा अंदर की साइड बनेगा। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन थी, तो अब हम उसे ही यूज करेंगे। अब ये देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, ये क्लॉकवाइज कपल बना रहा है। क्योंकि ये क्लॉकवाइज कपल बना रहा है और सिर्फ पॉइंट लोड्स हैं, तो यानी कि हमारा कैसा बनेगा, एक यूनिफॉर्म एसएफडी बनेगा, और वो भी कैसे, अंदर की साइड बनेगा। अब चलें इस मेंबर पर। अब इस मेंबर पर अगर हम देखें तो इस चीज को देखो, ये वाला नीचे वाला, तो ये क्या बना रहा है, ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज कपल बना रहा है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर बनेगा, तो इसको हम ऊपर बना देंगे। सिर्फ पॉइंट लोड्स हैं तो इसलिए यूनिफॉर्म एसएफडी बनेगा। और ये कैसा है, हमारा ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव हुआ, ये हमारा नेगेटिव हुआ। अब नेक्स्ट बात कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स यहां ऐसे लगेगी, और ये अब देखो ये हमारा बन गया कपल, और ये कपल कैसा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कहां बनेगा, इनसाइड। तो हम ये क्या कर देंगे, यहां पर इनसाइड कर देंगे हमारा। ये यूनिफॉर्म एसएफडी क्यों है, क्योंकि सिर्फ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। अगर यूएलडी होता तो हम यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाता है यहां पर। वो इसलिए नहीं आया यहां पर क्योंकि सिंपल पॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है, ये हमारा नेगेटिव लगा। तो इस तरह से हमने यहां पर क्या बना दिया, ये एसएफडी बना दिया। तो ये था बेसिक, कि हमें अगर डिफ्लेक्टेड शेप बनानी आती है तो हम इजीली बीएमडी बना सकते हैं, और अगर हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालने आते हैं हम एसएफडी बना सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो इससे सिंपल रहेगा। जो ये हमने इंटरनल हिंज लिया था, अब हम ये इंटरनल हिंज नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम डिफ्लेक्टेड शेप। तो देखो यहां पर फिक्स है तो कोई रोटेशन नहीं होगी। अब इसका एक प्रीलिमिनरी हमें पता है कि ये ऐसे सिर्फ फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे, एजम्पशन पर हम अब हमारा डायग्राम बना देते हैं। तो मैंने पहले अपना इटरेशन दिया, और मैंने इसमें क्या किया, ये 90 रखा, ये 90 रखा, और इसको ऐसे घुमाया और इसको भी ऐसे घुमाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, यार ये भी रिजिड जॉइंट है और ये भी रिजिड जॉइंट है, यानी कि यहां पर मुझे एंगल मेंटेन रखना है। जैसे मैंने नीचे रखा ऐसे ही मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं ऊपर भी एंगल मेंटेन रखूंगा ना, तो यहाँ डबल कर्वेचर आ जाएगा। तो वो चीज अब मुझे शो करनी पड़ेगी। तो इतना समझने के बाद फिर मैंने इसको डिलीट किया, क्योंकि मेरे दिमाग में अब दूसरा आइडिया आया। क्योंकि यहां पर एंगल है तो यहां पर भी एंगल मेंटेन होना चाहिए। तो एंगल मेंटेन होना चाहिए यानी कि डबल कर्वेचर आ जाएगा। डबल कर्वेचर आया मतलब ये कुछ ऐसे हुआ, और इधर भी डबल डबल कर्वेचर आएगा, तो ये कुछ ऐसे हुआ। एक कर्वेचर, ये दूसरा कर्वेचर, एक कर्वेचर, ये दूसरा कर्वेचर। और अब क्योंकि ये पुश पुल जनरेट करेगा, और ये बीम भी हमारा बेंड होगा, तो ये बीम बेंड होगा, तो यहाँ मैं बस हल्की सी बेंडिंग दिखा देता हूँ। इसको 90 रखूंगा, इसको 90 रखूंगा, और यहाँ मैंने हल्की सी बेंडिंग दिखा दी। तो ये मेरी क्या हुई, डिफ्लेक्टेड शेप। अब मैं इतना करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं टेंशन आइडेंटिफाई कर लूँ। यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन है। अब देखो इस बीम में देखो, यहाँ 90 मेंटेन करना है, अब यहाँ भी 90 मेंटेन करना है, तो यहाँ भी डबल कर्वेचर आ जाएगा। तो ये ऐसे बेंड होगा, और फिर ये कर्वेचर शो करेगा ऐसे। तो यहाँ भी मेरा डबल कर्वेचर आया, यानी कि अंदर टेंशन आया, बाहर टेंशन आया, यहाँ टेंशन आया, यहाँ टेंशन आया। तो ये मैंने टेंशन आइडेंटिफाई कर ली। टेंशन बेसिकली सैगिंग रिप्रेजेंट करता है। सैगिंग जहां रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके हिसाब से हम बीएमडी बना सकते हैं। अब बनाते हैं बीएमडी। बीएमडी, तो देखो यहां पर टेंशन है, आउटसाइड है, तो मैंने आउटसाइड टेंशन दिया। इधर भी क्या है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड टेंशन दिया। अब क्योंकि डबल कर्वेचर आ रहा है, तो एक बीच में हमारा यहाँ पर बीएमडी कहीं पर 0 भी होगा। अब ये एक मेंबर का बना। अब इस वाले का भी देखें तो यहाँ पे भी क्या है, डबल कर्वेचर है। नीचे टेंशन है तो नीचे बनाया, ऊपर टेंशन है तो ऊपर बनाया, और इसको ज्वाइन कर दिया। फिर इधर भी देखें, बाहर टेंशन है, बाहर बनाया, अंदर टेंशन है, अंदर बनाया, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, बीएमडी। तो इतना सिंपल होता है बीएमडी बनाना। अब एसएफडी बनाना भी सिंपल है, बस उसमें थोड़ा लॉजिक अलग है। उसमें हम डिफ्लेक्टेड शेप नहीं देखेंगे, उसमें हम सपोर्ट रिएक्शंस को देखेंगे। अब आप क्या करें, इसका सपोर्ट रिएक्शंस बना लें। तो देखो इधर इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो यानी कि इसके सपोर्ट रिएक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगी। फिर ये एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है,
तो इसका पुश पुल भी आएगा और मोमेंट भी आएगा। तो मैंने बड़े इजीली इसके सपोर्ट रिएक्शन से आइडेंटिफाई कर लिए। अब मैं बनाता हूं इसका एसएफडी। अब मैंने बोला कि अगर क्लॉकवाइज है तो हम अंदर बनाएंगे, तो वही चीजें अब हम देखनी है। तो इसको देखें, ये क्या है, एक क्लॉकवाइज कपल जनरेट कर रहा है, इधर फोर्स ऐसे है, इधर फोर्स ऐसे है, तो ये क्लॉकवाइज कपल जनरेट हुआ। तो कब क्लॉकवाइज कपल जनरेट हुआ यानी कि अंदर की साइड बनाएंगे, तो अंदर की साइड बना दिया। अब इसमें देखो, तो यहां पुश पुल है, तो एक फोर्स इधर आई और इसकी ये वाली फोर्स इधर आई, तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो यानी कि ऊपर बना दिया। नेक्स्ट, अब इस वाले को देखो, ये वाली फोर्स इधर आ जाएगी और ये वाली फोर्स इधर है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है यानी कि अंदर बना दिया। तो ये मेरा क्या है, एस एफ डी। तो इस तरीके से हम फास्टेस्ट वे में हमारा एस एफ डी और बीएमडी की शेप बना सकते हैं किसी भी फ्रेम की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए।